हेलो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के स्टार्टिंग वीडियो में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिक कंसेप्ट पे बात किया। इसके अलावा मैंने मेटालिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी पे बात किया। और आज हमारा मेन फोकस मोलर कंडक्टिविटी, कोहलराउच लॉ, फैराडे लॉ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इन सारे टॉपिक पे होने वाला है। तो रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। रेसिस्टेंस का वर्ड तो हम लोगों ने ओम्स लॉ से यूज कर लिया। रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी रो, इसको हम लोग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोलते हैं। कंडक्टेंस डिनोटेड बाय जी व्हिच इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, एंड कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय कप्पा व्हिच इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। तो आज के वीडियो में हमारा मेन फोकस मोलर कंडक्टिविटी एंड कुछ ग्राफ जो वेरी इंपॉर्टेंट आएंगे वो वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन एंड वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, डीबाई हकल ऑन सागर इक्वेशन, ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ, कोहलराउच लॉ, इन सारे टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के स्टार्टिंग में, सेकंड वीडियो के स्टार्टिंग में मैं पहले आपको रिपीट करता हूँ रेसिस्टेंस, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपसे बात कर लिया है। रेसिस्टिविटी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस डिनोटेड बाय आर, आर इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू आर बाय एल। कंडक्टेंस डिनोटेड बाय जी व्हिच इज 1 बाय आर व्हिच इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय कप्पा व्हिच इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कप्पा इज इक्वल टू 1 बाय रो। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी होता क्या है? मोलर कंडक्टिविटी, the conductance of solution, molar conductivity, the conductance of solution containing 1 gram molecules or 1 mole of electrolyte such that the whole solution placed between two electrodes 1 centimeter apart. The conductance of solution containing 1 gram molecules or 1 mole of electrolyte such that the entire solution placed between two electrodes 1 centimeter apart. अब जैसे मैं देखूं एक बीकर, इस बीकर में 1 ग्राम मोलिकुल्स या 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। लेट अ बीकर टेकन इन विच 1 ग्राम मोलिकुल्स और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेकन, और there are 2 electrode placed in the solution and the separation between them are 1 centimeter. 1 centimeter का separation दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में है। Then the conductance होने वाला बीकर is called molar conductivity. The conductance of solution containing 1 gram molecules of electrolyte such that the entire solution placed between two electrode 1 centimeter apart. Molar conductivity denoted by lambda m, where lambda m is equal to conductivity into 1000 by concentration. On the place of concentration we can use molarity, kappa into 1000 by molarity. अब इसके यूनिट पे चलते हैं। तो कप्पा एक यूनिट हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है पर ओम पर सेंटीमीटर, और 1000 की जगह पे मैं पुट कर रहा हूँ सेंटीमीटर क्यूब बाई लीटर, और मोलारिटी मोल पर लीटर, और सेंटीमीटर क्यूब बाई लीटर में ला रहा हूँ यहाँ से 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर। तो फिर मैं सेंटीमीटर क्यूब बाई लीटर यूज कर रहा हूँ द प्लेस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब बाई लीटर और मोल पर लीटर। जब मैं पूरे को ऊपर नीचे सॉल्व करूंगा तो पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इज द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, या तो पर ओम की जगह पे यूज कर रहा हूँ साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो मोलर कंडक्टिविटी के कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे आते हैं। मोलर कंडक्टिविटी कप्पा इंटू 1000 बाई मोलारिटी या कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं। उसी टर्म में एक चीज और आती है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। सेम कंस्ट्रक्शन, सेम बीकर, लेकिन इस बीकर में 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट अगर हो, यहाँ था 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या 1 ग्राम मोलिकुल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बट अगर इसी बीकर में 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट अगर मैं यूज कर दूं, देन द कंडक्टेंस होने वाला बीकर इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो हमने नॉर्मलिटी के टर्म में यूज किया है, और एक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन है लेमडा इक्यू इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाई नॉर्मलिटी पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। नाउ वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन, हमारा वेरिएशन कंसंट्रेशन के साथ हमारी कंडक्टिविटी का वेरिएशन, कंडक्टिविटी डिनोट बाई कप्पा। तो वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी हमारा है क्या? तो कंडक्टिविटी को तो हमने ऑलरेडी एक लैंग्वेज में रिप्रेजेंट किया है, कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। बट कंडक्टिविटी को किसी दूसरे सेंस में हम देखें, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। It is the conductance of 1 centimeter cube of electrolyte. It is conductivity with increase in dilution.
अगर डाइल्यूशन को बढ़ाई जाए देन नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, और वो डिक्रीज करेगा तो आपकी कंडक्टिविटी भी डिक्रीज करेगी। इट मींस कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ाते हैं तो डाइल्यूशन घटती है, और डाइल्यूशन घटेगा, डाइल्यूशन अगर हमारी डिक्रीज कर रही है देन आपकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, क्योंकि डाइल्यूशन अगर बहुत ज़्यादा हो गई, डाइल्यूट बहुत ज़्यादा अगर हो रहा है तो नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन पर सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीज करेगा, और ये डिक्रीज करने का मतलब है आपकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। कंसंट्रेशन बढ़ाना मीन्स डाइल्यूशन घटाना, और डाइल्यूशन घटाना मीन्स आपकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करना। मतलब कंडक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन दोनों आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा कंडक्टिविटी भी उतना ही ज़्यादा होगा, और क्योंकि कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा है डाइल्यूशन हमारी उतनी कम होगी। तो ये तो हमने देखा है कि वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन, बट मैं देखने वाला हूँ वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन। तो ये तो था हमारा कंडक्टिविटी का वेरिएशन। नाउ अब हम देखने वाले हैं वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज हायर देन दोज ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट फॉर सेम कंसंट्रेशन। अब एक ग्राफ को हम लोग देखें, इस सीन पे मैंने चलाया है कंसंट्रेशन रूट अंडर सी कंसंट्रेशन, और इस इंड पे मैंने चलाया है मोलर कंडक्टिविटी। किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर मैं देखता हूं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिडिक एसिड का ग्राफ कुछ इस तरीके का है। इसका मतलब अगर मैं इस ओर जा रहा हूं तो कंसंट्रेशन बढ़ रही है, और कंसंट्रेशन अगर बढ़ रही है तो मोलर कंडक्टिविटी हमारी घट रही है। अगर मैं पीछे रहता हूं, मैं इस इंड पे अगर हूं तो कंसंट्रेशन बहुत कम, और कंसंट्रेशन अगर बहुत कम तो फिर डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा, और डाइल्यूशन अगर बहुत ज़्यादा है तो मोलर कंडक्टिविटी हमारी ज़्यादा होगी। तो इस घटना में हमको ये पता चल रहा है कि डाइल्यूशन अगर इंक्रीज करेगा इट मीन्स आपकी मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी, और अगर कंसंट्रेशन में बढ़ाऊंगा तो मोलर कंडक्टिविटी हमारी घटेगी। वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज स्मॉल एज कंपेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर यही वेरिएशन मैं किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखता हूं तो उसकी वेरिएशन कंसंट्रेशन के साथ कम होती है, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट की वेरिएशन कंसंट्रेशन के साथ बहुत ज़्यादा होती है। जितना ज़्यादा मैं कंसंट्रेशन बढ़ाऊं उतनी ज़्यादा हमारी मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज हायर देन, ये लाइन आपको बोलता है कि किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट से ज़्यादा होता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा दिखाता है। कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा देन डाइल्यूशन काफ़ी कम, और डाइल्यूशन जितनी कम होगी मोलर कंडक्टिविटी उतनी कम होगी। अगर मैं पीछे आता हूँ तो कंसंट्रेशन बहुत कम, इट मीन्स डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा, और डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा अगर होगा तो मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू हमारे काफ़ी ज़्यादा होगी। तो ये था हमारा वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। ऊपर हमने देखा वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। अब इसी टर्म में हम लोग दो लाइन पे एक्सप्रेस करते हैं, दिस इज मोलर कंडक्टिविटी एंड इट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इन दोनों का मीनिंग क्या है, आगे आने वाले कोहलराउच लॉ में हम इन दोनों पे बहुत लंबा डिस्कस करने वाले हैं। मोलर कंडक्टिविटी एट दिस स्टेज पे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ होना चाहिए, बट अगर मैं इस स्टेज पे आता हूं तो यहां पर कंसंट्रेशन अप्रोच टू जीरो, यहां पर हमारा कंसंट्रेशन जो होगा जीरो के क्लोज हम लोग अप्रोच करेंगे। अगर कंसंट्रेशन हमने बहुत कम किया, डाइल्यूशन मैंने बहुत बढ़ा दिया, तो अगर कंसंट्रेशन काफी कम हो रही है, कंसंट्रेशन अगर बहुत कम करते करते अगर मैं जीरो तक पहुंच जाता हूं तो मोलर कंडक्टिविटी बिकम दिस, इट इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। जिसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या इसका और भी नाम बोल सकता हूँ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जहाँ कंसंट्रेशन हो जाए मिनिमम मीन्स जीरो और डाइल्यूशन हो जाए मैक्सिमम, तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। या तो एट दिस स्टेज कंसंट्रेशन अप्रोच टू जीरो, अगर कंसंट्रेशन अप्रोच हो गया जीरो तक देन मोलर कंडक्टिविटी इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बीच में एक रिलेशन हमारे पास है ऑन द हेल्प ऑफ डिबाई-हकल-ऑन-सागर इक्वेशन। इस इक्वेशन में हमारे पास जो रिलेशन है वो बोलता है मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस बी रूट अंडर सी, जहाँ दिस इज मोलर कंडक्टिविटी, इट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, सी इज योर कंसंट्रेशन एंड बी इज कॉन्स्टेंट, B is constant, और this constant depend upon viscosity और dielectric constant of solvent. First of all, B is constant, और this constant depend upon viscosity and dielectric constant of solvent. C approach to zero, then lambda m approach to lambda m naught। ये लाइन आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे लिए। ये बोलता है कि अगर कंसंट्रेशन हमारा जीरो तक पहुंचता है तो मोलर कंडक्टिविटी पहुंच जाएगी लेमडा एम नॉट। इट मीन्स लेमडा एम और लेमडा एम नॉट दोनों सेम चीज है, दोनों मोलर कंडक्टिविटी है, बट इस स्टेज पर कंसंट्रेशन अप्रोच टू जीरो एंड डाइल्यूशन आर मैक्सिमम।
इसी बीच में हम लोग चलते हैं कोहलराच लॉ। तो अभी तक हम लोग देखें कि व्हाट आर द वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, व्हाट आर द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। अगर मैं कंसंट्रेशन बढ़ाऊं तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, अगर मैं कंसंट्रेशन बढ़ाऊं तो मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है, क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब है डाइल्यूशन घटाना। डाइल्यूशन जितनी ज़्यादा होगी मोलर कंडक्टिविटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। और उन दोनों के बीच में रिलेशन हमने लगाया डिवाई-हैकल-ओहन-सागर इक्वेशन से। लेमडा एम नॉट दोनों आर सेम चीज़, बट ऑन द प्लेस ऑफ लेमडा एम मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ है, बट लेमडा एम नॉट के केस में विच इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट दिस स्टेज कंसंट्रेशन अप्रोच टू 0। अब हम चलते हैं कोहलराच लॉ की तरफ। कोहलराच लॉ बोलता क्या है? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मीन्स when concentration approach to 0. At infinite dilution, when the dissociation of electrolyte is completed, then each ions makes the definite contribution towards the molar conductivity of the electrolyte. जैसे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अगर मैं किसी इलेक्ट्रोलाइट को डिकम्पोज करूं तो एक इलेक्ट्रोलाइट को डिकम्पोज करने पे हमें 2 आयन प्राप्त होता है। तो इन दोनों आयनों का उस इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टिविटी में एक निश्चित भागीदारी होती है। इट मीन्स अगर हमें इस आयन का मोलर कंडक्टिविटी पता हो, इस आयन का मोलर कंडक्टिविटी पता हो, तो हम उस इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। बट ये कंडीशन सिर्फ हो सकता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। स्टेटमेंट देखते हैं। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मीन्स वेयर कंसंट्रेशन इज मिनिमम, dilution is maximum. At infinite dilution, when the dissociation of electrolyte is completed, infinite dilution पे अगर मैं किसी इलेक्ट्रोलाइट को डिकम्पोज करता हूँ, then we get 2 ions. तो इन दोनों आयनों का इस इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टिविटी में एक निश्चित भागीदारी होती है। अगर हमें इस आयन और इस आयन का मोलर कंडक्टिविटी पता हो तो इस इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी मैं फाइंड कर सकता हूँ। At infinite dilution, when the dissociation of electrolyte is completed, then each ions makes the definite contribution towards the molar conductivity of the electrolyte. ये उसी इलेक्ट्रोलाइट का मैं बात कर रहा हूँ जिस इलेक्ट्रोलाइट को मैंने इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे डिकम्पोज किया है। फॉर एग्जांपल मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर HCl, अगर मैं इसे डिकम्पोज करूँ तो लेमडा एम नॉट H प्लस लेमडा नॉट Cl माइनस। अगर इन दोनों आयन का मोलर कंडक्टिविटी पता हो तो मैं HCl का मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकता हूँ। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी H2SO4, इसको डिकम्पोज किया H प्लस SO4 पे माइनस, और जो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है वो लेमडा के हमारा आगे आ रहा है। इट मीन्स 2 लेमडा प्लस प्लस लेमडा नॉट SO4 पे डबल माइनस। सेम टाइप मैंने BSO4 को डिकम्पोज किया है तो BA के ऊपर 2 प्लस 2 Cl माइनस, न्यूमेरिकल वैल्यू 2 हमारी आगे चली गई। तो कोहलराच लॉ का स्टेटमेंट और कोहलराच लॉ का कहना है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर अगर मैं किसी इलेक्ट्रोलाइट को डिकम्पोज करूं तो हमें 2 आयन फाइंड होती है। इन दोनों आयनों का उस इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टिविटी में एक निश्चित भागीदारी होता है। अगर उस दोनों आयन का मोलर कंडक्टिविटी मुझे पता हो तो मैं उस इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकता हूँ। There are some applications of Kohlrausch law in which first to calculate the limiting molar conductivity of weak electrolyte, मैं किसी weak electrolyte का limiting molar conductivity निकाल सकता हूँ। जैसे कि हम लोग जानते हैं a strong electrolyte decompose completely, ionize completely, तो उसका अल्फा का वैल्यू 100% होता है, जबकि weak electrolyte decompose partially, उसका लैम्डा का वैल्यू निकाल पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसकी मदद से, कोहलराच लॉ की मदद से हम लोग किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। बाय द हेल्प ऑफ कोहलराच लॉ वी कैन फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बाय द हेल्प ऑफ कोहलराच लॉ वी कैन फाइंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। एक इक्वेशन हमारे पास होता है डिवाई-हैकल-ओहन-सागर इक्वेशन के थ्रू। तो हम लोगों ने रिलेशन देखा लेमडा एम और लेमडा एम नॉट के बीच में, लेकिन ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ से हम रिलेशन देखते हैं K = C∝² 1 - अल्फा। अगर मैं किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का बात करूं तो अल्फा इज वेरी स्मॉल, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इज वेरी स्मॉल। अगर अल्फा का वैल्यू काफ़ी कम होता है तो हम डिनोमिनेटर टर्म से इसको इग्नोर करते हैं। देन हमारा रिलेशन आता है K/C = α², सो अल्फा इज √K/C। अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो अल्फा का वैल्यू हमारा घटेगा। ये रिलेशन हमारा बोलता है ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ, और इस रिलेशन के थ्रू हम अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्फा का वैल्यू हमारा होता है मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसको तो कोहलराच लॉ से फाइंड किया जा सकता है, और ये वैल्यू को हम किसी कंसंट्रेशन पे जो हमने यूज किया था कप्पा × 1000 बाय मोलारिटी, इस रिलेशन से मैं इसको निकाल लूंगा, और इसका वैल्यू को जानना पड़ेगा मेरे को कोहलराच लॉ से। तो अगर ये दोनों वैल्यू पता हो तो मैं अल्फा निकाल सकता हूँ। अल्फा का वैल्यू यहाँ पर पुट करके मैं निकाल सकता हूँ K, और ये रिलेशन हमारा बताता है कि कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी अल्फा की वैल्यू उतनी कम होगी, और कंसंट्रेशन जितना कम
डिल्यूशन जितना ज़्यादा, डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो दिस वाज योर कोहलराच लॉ। कोहलराच लॉ के तीनों एप्लीकेशंस पे आपको न्यूमेरिकल फेस करने हैं। अभी तो आपने देखा सिर्फ 3 एप्लीकेशंस। By the help of Kohlrauch's law, we can find limiting molar conductivity of weak electrolyte. By the help of Kohlrauch's law, we can find degree of dissociation. By the help of Kohlrauch's law, we can find dissociation constant. इसके लिए आपको मदद लेना पड़ेगा ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ का एंड दिस रिलेशन लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा m एट एनी कंसंट्रेशन बाय लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो कोहलराच लॉ के बाद मैं एक लास्ट लॉ पे आता हूँ आज के लेक्चर का, फैराडे लॉ। हमारे फिजिक्स में हम यूज करते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बट हमारे केमिस्ट्री में यहाँ पर हमें यूज करना है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी 2 लॉ है और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में भी 2 लॉ है। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस वो बोलता है द मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपोजिटेड एट द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू देम। ये घटना थोड़ा सा डिफरेंट हो गया और वो डिफरेंट घटना है कि अगर मैं किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता हूँ, कुछ इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूँ, तो एक इलेक्ट्रोड से कुछ मास का लिबरेशन होना, किसी दूसरे इलेक्ट्रोड पे कुछ मास का डिपोजिशन होना, तो किसी इलेक्ट्रोड से मास का लिबरेशन और दूसरे इलेक्ट्रोड पे मास का डिपोजिशन ये डायरेक्टली डिपेंड करता है इलेक्ट्रिसिटी पास के ऊपर कि अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करूँ कम तो मास का लिबरेशन भी होगा कम, और अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करूँ ज़्यादा तो मास का लिबरेशन भी होगा ज़्यादा। इट मीन्स स्टेटमेंट इज द मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू देम। The mass of substance liberated or deposited at the electrode is directly proportional to the amount of electricity passed through them. It means M is directly proportional to Q. Q means electricity passed. Directly proportional के सिंबल को मैंने हटाया Z से और Z is constant here. This constant is called electrochemical equivalent. तो हमारा रिलेशन बनता है M is equal to ZIT. Z constant electrochemical equivalent, I is your current, T is your time, M is the mass of substance liberated or deposited. ECE, electrochemical equivalent. What is electrochemical equivalent? It is the amount of substance liberated or deposited at the electrode when 1 ampere of current flow through the electrolyte for 1 second. अगर मैं किसी इलेक्ट्रोलाइट से 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड में फ्लो करता हूँ तो जो हमारा मास होता है लिबरेट और डिपोजिट का वो बराबर होता है ECE के। जबकि सेकंड लॉ क्या बोलता है, ये तो फैराडे का हमारा फर्स्ट लॉ था, फैराडे का सेकंड लॉ का कहना है कि when same amount of electricity passed through different electrolyte connected in series, अगर 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को मैं सीरीज में जोड़ दूं और उस पर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करूं, देन द मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपोजिटेड आर इन द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मास। स्टेटमेंट बोलता है हमारे पास 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल डिफरेंट, एक में रखा है मैंने AgNO3, एक में रखा है मैंने कॉपर सल्फेट। ये सेल मैंने कनेक्ट किया है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इलेक्ट्रिसिटी मैं इसको दे रहा हूँ, पॉजिटिव से जुड़ा टर्मिनल ये मेरा पॉजिटिव है, ये मेरा नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव। इस नेगेटिव को मैंने इस पॉजिटिव से कनेक्ट किया, ये दोनों कनेक्ट हो गए सीरीज में। If same amount of electricity passed या current passed through different electrolyte connected in series, then mass of substance liberated at electrode are in the ratio of their equivalent masses और their electrochemical equivalent। तो जो मास लिबरेट करेगा कॉपर से और उसका रेशियो अगर मैं देखूँ मास ऑफ लिबरेट सिल्वर से, देन जेड ऑफ कॉपर और जेड ऑफ सिल्वर दोनों आपस में बराबर होगा। मास ऑफ कॉपर, जेड ऑफ कॉपर, मास ऑफ सिल्वर और जेड ऑफ सिल्वर। स्टेटमेंट बोलता है कि आर इन द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मास, ये जो रेशियो होगा देयर इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एक लाइन और हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि हम लोग अक्सर जब इसका न्यूमेरिकल फेस करेंगे तो एक वैल्यू हमको यूज करना होगा 1 फैराड। व्हाट इज 1 फैराड? एक फैराड हमारा होता क्या है? एक फैराड का न्यूमेरिकल वैल्यू तो हमारे पास होता है 96500 कूलम पर मोल, 96500 कूलम पर मोल, बट 1 मोल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज कॉल्ड 1 फैराड। 1 मोल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज कॉल्ड 1 फैराड। फिर इसके वैल्यू को मैं निकालूं तो 1 मोल मीन्स 1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻19। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो वेरी क्लोज वैल्यू पहुंचता है 96500 कूलम पर मोल के। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज कॉल्ड 1 फैराड। इट्स वैल्यू न्यूमेरिकली हमें पुट करना है 96500 पर मोल। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेकंड वीडियो में थोड़ा सा आराम से इस वीडियो को आप देखें क्योंकि यहाँ पर जो रिलेशन हमारी दिखाई गई है इंपॉर्टेंट रिलेशन है।
रिलेशन बिटवीन या वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन लेमडा एम एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, वो आपको डिवाई हाकल इक्वेशन से देखना है, ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ, और इसके अलावा हमारे पास था कोहलराच लॉ। और कोहलराच लॉ के तीनों एप्लीकेशन से ज़्यादा आपको तीनों एप्लीकेशंस पे न्यूमेरिकल फिक्स करना है। तो कोहलराच लॉ के 3 एप्लीकेशन तो आपके पास है। फर्स्ट एप्लीकेशन, बाय द हेल्प ऑफ कोहलराच लॉ वी कैन कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। सेकंड, बाय द हेल्प ऑफ कोहलराच लॉ वी कैन फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब बाय द हेल्प ऑफ कोहलराच लॉ वी कैन फाइंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो फर्स्ट एप्लीकेशन के लिए तो मैं सवाल को बना सकता हूं, लेकिन सेकंड एप्लीकेशन का अगर आपको सवाल बनाना हो तो आपको यहां पे जाना होगा अल्फा इज इक्वल टू लेमडा एम बाय लेमडा एम नॉट। ये तो आप इस रिलेशन से निकाल सकते हैं, बट इसको निकालना होगा कोहलराच लॉ से। अगर अगर अल्फा निकल जा रही होगी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो मैं निकाल सकता हूं डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसको मैं बना सकता हूं, जिसको मैं लाया हूं ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ से, व्हिच इज K इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा को इग्नोर किया जा सकता है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट डिकम्पोज कंप्लीटली और उसका अल्फा का वैल्यू काफी कम होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा 100%, सो अल्फा का वैल्यू होता है हमारा 100%। थर्ड वीडियो में मैं बेसिकली आपको डील करना सिखाऊंगा नस्ट इक्वेशन, और नस्ट इक्वेशन के थ्रू किसी भी सेल का ईएमएफ हम लोग कैसे निकालते हैं। इसके लिए मैं मिलता हूँ वीडियो नंबर 3 में। नमस्ते।